हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस से रहने वाली है। और इस क्लास में हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण में चुनौतियाँ, उससे ये क्लास करने वाले हैं। और साथ में ये भी समझने वाले हैं कि बोर्ड की परीक्षा में यहाँ से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ में इस क्लास में हम ये भी समझने वाले हैं कि आप नोट्स किस प्रकार से बनाएं। कक्षा 10 की बात करें या 12 की बात करें, बोर्ड में जो नंबर लाना है, नंबर लाना एक कला है। आप जितना अच्छा लिखोगे उतने ही ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। जितना आप ज़्यादा लिखोगे और जितना आप हेडिंग बनाकर लिखोगे उतने ही आपके परीक्षा में नंबर ज़्यादा आएंगे। तो इस क्लास में हम ये भी समझने वाले हैं कि आप किस प्रकार से जो प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न का उत्तर आपको किस प्रकार से देना है, ठीक है। और साथ में इस चैप्टर को तो हम अच्छे से समझने ही वाले हैं। और साथ में ये भी कि यहाँ से पेपर में किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं। तो चैप्टर का जो नाम है वो है राष्ट्र निर्माण में चुनौती। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम ही समझेंगे कि राष्ट्र निर्माण में चुनौती का मतलब क्या होता है, ठीक है। या हमें राष्ट्र निर्माण में चुनौती आई क्यों, ठीक है। अगर हम इसे समझने का प्रयास करें तो जो हमारी ये बुक है, जिस बुक से हम ये पहला चैप्टर कर रहे हैं, उस बुक का नाम क्या है, तो वो है स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीति। यानी अब हम बात किसकी कर रहे हैं, जब हमारा देश आजाद हो गया। और अभी हम बात कर रहे हैं कि आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां, ठीक है। इससे पहले, आजादी से पहले हमारे देश के जो नियम कानून हैं वो अंग्रेजों के द्वारा बनाए जा रहे थे या ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए जा रहे थे। अब जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तो हमें अब स्वयं से क्या करने पड़ेंगे, नियम कानून बनाना पड़ेंगे। और नियम कानून को बनाने के लिए हमारे सामने क्या आएंगी, चुनौतियां आएंगी। तो इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि राष्ट्र निर्माण में प्रमुख कौन कौन सी चुनौतियां आई, ठीक है। और साथ में यहां से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हम ज्यादा से ज्यादा जो फोकस करने वाले हैं वो समझने पे करने वाले हैं। हम रटने पर क्या करेंगे, बहुत कम ध्यान देंगे, या रटने जैसे काम हम करेंगे ही नहीं। हम ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे करेंगे, समझने पे करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती हमें समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है कि हम किस प्रकार से राष्ट्र का निर्माण करें। आजादी के बाद हम किस प्रकार से राष्ट्र का निर्माण करें। और राष्ट्र के निर्माण की चुनौतियों का मतलब हो जाएगा कि राष्ट्र के निर्माण में हमें कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अब हम सबसे पहले यहां से समझने वाले हैं। यहां से एक प्रश्न पेपर में पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। यहां से एक प्रश्न पेपर में क्या बार बार पूछा जाता है। आइए समझते हैं नए राष्ट्र राज्य की चुनौतियां। अब हम समझने वाले हैं हमारा देश क्या हो गया, आजाद हो गया। और आजादी के बाद हमारा देश क्या है, नया है, ठीक है। और अब हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी ये हम समझने वाले हैं, ठीक है। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारा देश कब आज़ाद होता है, तो ये तो सभी को पता ही है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या होता है, आज़ाद होता है, ठीक है। और आज़ादी वाले दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री क्या करते हैं, संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक भाषण देते हैं, ठीक है। उस भाषण से ही पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। हम 12th की बात करें, 12th में तो पूछा ही पूछा जाता है। लेकिन उसके बाद जब हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं वहां पर भी यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर हम बात करें कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि 15 अगस्त या 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि की में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा को संबोधित करते हुए भाषण दिया गया, उस भाषण को किस नाम से जाना जाता है,
ठीक है, तो उस भाषण को किस नाम से जाना जाता है? भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यही प्रश्न आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले तरीके से पूछा जा सकता है कि जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी है या भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ये भाषण किसका है? ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब जब हमारा देश आज़ाद होता है तो आज़ादी के साथ साथ क्या होता है? दो भागों में विभाजित भी हो जाता है। ठीक है, आज़ादी के साथ साथ क्या होता है? विभाजन भी होता है। और विभाजन के कारण जिस प्रकार से हमें आज़ादी का जश्न या उत्सव मनाना चाहिए था, उस प्रकार से हम आज़ादी का जश्न या उत्सव नहीं मना पाते हैं। ठीक है, भारत की जो आज़ादी होती है वो एक इस प्रकार से होती है कि मतलब उस साल क्या होता है? बहुत ज़्यादा हिंसा होती है, या हम ये कह सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में आज़ादी के पश्चात क्या होते हैं? सांप्रदायिक दंगे होते हैं, या बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक विस्थापित होना पड़ा। तो ये हम इस क्लास में ही समझेंगे। ठीक, आइए समझते हैं। तो जब हमारा देश आज़ाद होता है तो आज़ादी के बाद या आज़ादी वाला जो साल है 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल भी कह सकते हैं। जब आज़ाद हुआ हमारा देश तो उस समय आज़ादी के समय लगभग 80 लाख लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित होना पड़ा, या हम ये कह सकते हैं कि 80 लाख लोग बेघर हो गए और लगभग 5 से 10 लाख लोग विस्थापन के कारण या सांप्रदायिक दंगों के कारण मारे गए। तो आज़ादी के साथ साथ इस प्रकार के क्या हुए? बहुत सारे लोग बेघर हो गए और बहुत सारे लोग सांप्रदायिक दंगों और विस्थापन के कारण मारे गए। ठीक है, तो ये सारी चुनौतियां हमारे सामने थी। तो इस क्लास में हम इन सब के बारे में क्या करने वाले हैं? डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं या डिटेल से समझने वाले हैं, और साथ में हम ये भी समझने वाले हैं कि यहां से पेपर में किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और यहां से पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है जो अब टॉपिक आने वाला है। ठीक है, तो यहां से पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत में राष्ट्र निर्माण में प्रमुख कौन कौन सी चुनौतियां आई। ठीक है, या सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्र निर्माण में प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी आई, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियां आई। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में प्रमुख 3 चुनौतियां आती है। ऐसे तो बहुत सारी चुनौतियां, लेकिन उनमें से भी जो प्रमुख है वो 3 चुनौतियां हैं, और ये 3 चुनौतियां परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आपको किस प्रकार से लिखना है? जिस प्रकार से मैंने यहां पर चीजों को या तो हाईलाइट किया है या अंडरलाइन किया है, वहां से आप क्या कर सकते हैं? नोट्स बना सकते हैं। ठीक, आइए समझते हैं स्वतंत्रता के बाद की हम पहली चुनौती समझने वाले हैं। तो आप आंसर किस प्रकार से लिखना शुरू करेंगे? आप लिखना शुरू करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के सामने 3 प्रमुख चुनौतियां आई, जो कि निम्नवत है या निम्नलिखित है। सबसे पहली चुनौती को लिखेंगे कि पहली चुनौती या तत्कालिक जो चुनौती थी वो क्या थी? एकता के सूत्र में, मतलब राष्ट्र को एकता के सूत्र में गढ़ने की या बांधने की, कि हम किस प्रकार से राष्ट्र को क्या कर सकते हैं? एकता के सूत्र में बांध सकते हैं या राष्ट्र का एकीकरण कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो देश है, हमारा देश कैसे विविधताओं वाला देश है। हमारे देश में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, और साथ में अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के लोग हैं। इन सबको क्या करना है? एकता के सूत्र में बांधना है। और जब हम इन सबको एकता के सूत्र में बांध पाएंगे तभी तो जो राष्ट्र निर्माण है, राष्ट्र निर्माण अच्छे से हो पाएगा। जब हम समाज के, देश के प्रत्येक समाज के लोगों को साथ लेकर चलेंगे तभी तो हमारा देश का जो निर्माण है
क्या हो पाएगा, अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि हमें किस प्रकार के राष्ट्र का निर्माण करना है जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। हमें इस प्रकार के समाज, इस प्रकार के देश या इस प्रकार के राष्ट्र का क्या करना है, निर्माण करना है जिसमें भारतीय समाज के सारी विविधताओं को क्या हो, जगह हो। हमारे देश में क्या है, ये यहाँ पर विविधताएं बताई गई है कि हमारे देश में कौन कौन सी विविधताएं, संस्कृति के आधार पर हम विविधता कह सकते हैं, या हम भाषा के आधार पर विविधता कह सकते हैं, या हम धर्म के आधार पर विविधता कह सकते हैं। ठीक है, या संस्कृति, धर्म, जाति। ठीक है, तो इन सबको क्या करना है, इन सबको साथ लेकर चलना है। तो पहली चुनौती यही थी। पहली चुनौती क्या थी, तो राष्ट्र का एकीकरण या राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम दूसरे नंबर की चुनौती को समझने वाले हैं। अगर आप पेपर में इतना भी लिखेंगे जितना हमारे द्वारा हाईलाइट किया गया है या जितना बताया जा रहा है, तो आप पेपर में क्या कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, आपको बस इसको बहुत अच्छे से देखना है, समझना है और नोट्स बनाना है। और उसके बाद मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है बोर्ड की परीक्षा में, उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। मैं अपने 3 साल के अनुभव के साथ कह सकता हूं। ठीक है, इससे पहले मैंने 3 साल स्कूल में पढ़ाया है, तो प्रत्येक साल जो टॉपर बच्चे हैं वो बहुत अच्छे नंबर लाए हैं। अगर मैं बात करूं कि जब मैंने पहले साल राजकीय इंटर कॉलेज ग्वासापुल में पढ़ाया था, तो वहां पर जो टॉपर बच्चे थे या जिनका लिखने का तरीका अच्छा था, वो 91 नंबर कहाँ पॉलिटिकल साइंस में लाए। और इसी प्रकार से जब मैंने 2 साल कहाँ पढ़ाया, कैंट इंटर कॉलेज चकराता में पढ़ाया, तो कैंट इंटर कॉलेज चकराता में जो 2024 वाला बैच था, 2024 वाले बैच में जो आर्ट साइड में सबसे हाईएस्ट नंबर वाले थे वो कौन थे, उसके 89 नंबर थे। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे के 65 से ज्यादा ही नंबर थे और हाईएस्ट उस समय इतना रहा। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें 2025 में, तो 2025 में 3 बच्चे 90 या 90 प्लस नंबर लाते हैं। तो अगर आपका लिखने का तरीका अच्छा है तो समझा और पढ़ा तो मैं आपको रहा ही। आपने बस आंसर किस प्रकार से लिखना है तो ये भी मैं इसमें बता रहा हूं। और अगर आप इन क्लासों को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे या रिवीजन के लिए बार बार देखेंगे, तो एक भी प्रश्न हमारे क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं या मैं ये 3 साल के अनुभव के साथ कह सकता हूं। जब मैंने इससे पहले भी पढ़ाया है तो उन पेपरों में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं हुआ जो हमारे द्वारा नहीं कराया गया था या नहीं समझाया गया था। सारे के सारे प्रश्न हमारे द्वारा पढ़ाए गए ही आए थे। बस वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इन क्लासों को किस प्रकार से समझते हैं या कितना समझ पाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम राष्ट्र निर्माण में दूसरी चुनौती को समझने वाले हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। पहली चुनौती को हमने समझ लिया और अब हम दूसरी चुनौती को समझने वाले हैं कि राष्ट्र निर्माण में दूसरी चुनौती कौन सी थी। तो दूसरी चुनौती है लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने की थी या लोकतंत्र को कायम करने की। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यही हो जाएगा कि हमें बड़े लंबे संघर्ष के बाद क्या मिली है, आज़ादी मिली है, या हम बड़े संघर्ष के बाद एक लोकतांत्रिक देश बने हैं। अब हमें ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या रखना है, कायम रखना है या बरकरार रखना है। अब हमारे देश में कोई सरकार इस प्रकार की ना आ जाए जो क्या हो जाए, अपने निजी हित के लिए जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार काम ना करें या उन लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार तार कर दें।
तो अब हमारे सामने क्या चुनौती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा देश का जो संविधान है, इसके बारे में तो आपने जो 12th की जो पॉलिटिकल साइंस है वो संविधान से ही संबंधित थी, और जो बच्चे हमसे कक्षा 11 में संविधान पढ़े हैं या मतलब क्लास 11th पढ़े हैं, उनको तो मैंने ये चीज़ें बहुत अच्छे से बताई हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई है। ठीक है, तो जो हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके अंतर्गत जो हमारा संविधान है, हमारा संविधान क्या करता है, नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और साथ में नागरिकों को जो मतदान है, सार्वभौमिक मतदान का भी क्या करता है, अधिकार देता है। और साथ में जो हमारी संसद है, संसद कैसी होगी, संसद में जो शासन व्यवस्था होगी वो किस प्रकार की होगी, वो प्रतिनिधि मूलक होगी। ठीक है, हमारा जो देश है किस प्रकार का लोकतांत्रिक होगा, प्रतिनिधि मूलक होगा। प्रतिनिधि मूलक का मतलब क्या होता है कि हमारे देश के जो नेता है या जो प्रतिनिधि है वो जनता के द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, वो वंशानुगत नहीं होंगे, वो जनता के द्वारा स्वयं चुने जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या रखना है, कायम रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये क्या थी, दूसरे नंबर की चुनौती थी और इसके बारे में थोड़ा सा हम और भी समझने वाले हैं। ठीक है, आगे है कि लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए लोकतांत्रिक संविधान क्या होता है, जरूरी होता है, जो कि हमारे देश का है। ठीक है, आगे है, लेकिन इतना भर काफी नहीं होता। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में भी आए। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारा संविधान है वो हमारे इसमें व्यवहार में भी आए और बर्ताव में भी आए। वो सिर्फ और सिर्फ किताबी नियम ना बनकर रह जाएं। उनको हम किस प्रकार से व्यवहार में ला सकते हैं या किस प्रकार से उन्हें बर्ताव में ला सकते हैं, इस व्यवस्था को हमें क्या रखना है, कायम रखना है। तो यही लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने की दूसरी चुनौती थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और अब हम तीसरी चुनौती को समझने वाले हैं। और जो तीसरी चुनौती है, तीसरी चुनौती किसकी थी, वो विकास को लेकर थी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब हमारे देश में अंग्रेज क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, तो उन्होंने हमारे देश के जो संसाधन हैं उन संसाधनों का दोहन कर लिया था। हमारे देश के जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों को वो अपने देश लेके गए थे। ठीक है, अब हमारे सामने चुनौती थी कि हम अपने देश का किस प्रकार से विकास करें या अपने देश से हम किस प्रकार से जो गरीबी है, गरीबी को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है कि अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। अब हमारे सामने चुनौती थी कि किस प्रकार से हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने 3 चुनौतियां समझी। कौन कौन सी चुनौतियां, पहली चुनौती में हमने समझा कि राष्ट्र का एकीकरण, कि किस प्रकार से हम राष्ट्र का एकीकरण कर सकते हैं या हमारे देश में जो विविधताएं हैं उन विविधताओं को किस प्रकार से हम एक साथ लेकर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और दूसरी चुनौती थी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने की, कि हमारा देश लोकतांत्रिक है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था आगे भी बनी रहे। ठीक है, और तीसरी जो चुनौती थी वो विकास की थी, कि अब हम किस प्रकार से अपने देश में जो गरीबी है उस गरीबी को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक है, इसको बहुत डिटेल में यहाँ पर बताया गया है और जो यहाँ पर बताया गया है ये मैंने आपको मौखिक रूप में समझा दिया है। ठीक है, अगर आपको नोट्स बनाने होंगे तो आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की और जो ये
हमने अंडरलाइन नहीं किया है या हाईलाइट नहीं किया है, इसको भी हमने बातों बातों में या कहानी के तरीके से आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे है कि आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। तो आज़ादी के बाद हमारे सामने जो सबसे प्रमुख चुनौती थी वो कौन सी थी? वो राष्ट्र निर्माण की थी, कि किस प्रकार से हम अपने राष्ट्र का निर्माण करें, या किस प्रकार से हम जो अनेकता में, जो विविधता में एकता है या अनेकता में एकता, हमारे देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय, अलग अलग संस्कृति या अलग अलग भाषा या अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के लोग हैं, हम किस प्रकार से उन्हें एकीकृत करें या सबका हम ध्यान रखें, या सबके लिए हम क्या करें, समान रूप से नियम बनाएं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो यहां से पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है 1 नंबर का कि आज़ादी के बाद हमारे सामने कौन सी प्रमुख चुनौती थी। ठीक है, तो कौन सी? राष्ट्र निर्माण की जो चुनौती है वो क्या थी? प्रमुख थी। यहां से पेपर में आपको 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये जो हमारा पहला पार्ट है, इस पहले पार्ट में हम राष्ट्र निर्माण की जो प्रमुख चुनौती है इसके बारे में ही समझने वाले हैं। और बाकी जैसे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रखने की या विकास की चुनौती, उसको हम अगले अध्यायों में समझने वाले हैं। ठीक है, ये अध्याय, इस पार्ट में हम जो ज़्यादा फोकस करेंगे वो किस पे करेंगे? वो राष्ट्र निर्माण की चुनौती पर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे ये बताया भी गया है कि जो दूसरी चुनौतियां हैं, विकास की चुनौती या लोकतांत्रिक व्यवस्था को की चुनौतियां, उन्हें हम अगले अध्यायों में समझने वाले हैं। ठीक है, जब हम पार्ट 2 या 3 समझेंगे तब उसके बारे में हम डिटेल से क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं या समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप चीज़ों को रटे नहीं, समझें। अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो वो चीज़ें आपके साथ ज़्यादा लंबे समय तक बनी रहती है। और अगर आप चीज़ों को रटने का प्रयास करते हैं तो रटी हुई चीज़ें आप बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं? भूल भी जाते हैं। ठीक, तो अब हम समझने वाले हैं विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। और यहाँ से भी पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि बताइए विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास का मतलब क्या होता है, या इसे विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि विभाजन की, कि विभाजन किसे कहते हैं, तो ये हमने समझ ही लिया कि 14 और 15 अगस्त को भारत का क्या हो जाता है? भारत आज़ाद होने के साथ साथ भारत का विभाजन भी होता है। ठीक है, तो विभाजन का मतलब हमने समझ लिया कि भारत और पाकिस्तान का आज़ादी के साथ साथ क्या होता है? विभाजन भी होता है। अब अगर हम बात करें कि विस्थापन का मतलब क्या होता है या पुनर्वास का मतलब क्या होता है, तो पहले हम विस्थापन को समझेंगे और फिर हम पुनर्वास को समझेंगे। विस्थापन का मतलब क्या है कि आज़ादी से पहले का जो भारत है वो कुछ हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का, ये आज़ादी के बाद ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा? ये पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, आज़ादी के बाद ये वाला हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान हो जाएगा। आज़ादी के बाद भारत का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। और ये कौन सा हिस्सा होगा? पश्चिमी पाकिस्तान, और ये पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, अब हम समझ किसको रहे हैं? विस्थापन को। तो आइए समझते हैं आज़ादी के बाद जो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो किस आधार पर हुआ? विभाजन का आधार क्या था? वो धर्म था। विभाजन का जो आधार था वो धर्म था। तो जो मुस्लिम बहुल्य इलाके थे वो पाकिस्तान में चले गए, और जो हिंदू बहुल्य इलाके थे वो भारत में ही रहे। ठीक है, अब जो मुस्लिम बहुल्य इलाके थे, जैसे मान लो कि ये वाला हो गया पश्चिमी पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, यहां पर जो हिंदू रह रहे थे, ठीक है, उन्हें विभाजन के बाद क्या करना पड़ा? पाकिस्तान से भारत में विस्थापित होना पड़ा। ठीक है, और जो यहां पर भी मुसलमान रह रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो गए? पाकिस्तान में क्या हुए? विस्थापित हुए। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो भारत है, भारत में भी जो मुसलमान रह रहे थे उन्हें पाकिस्तान में विभाजित होना पड़ा।
ठीक है, तो विस्थापन का मतलब समझ में आ गया होगा कि विस्थापन का मतलब क्या होता है। तो विस्थापन का मतलब है कि आज़ादी के बाद जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है तो विभाजन के बाद जो मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं वो पाकिस्तान में चले जाते हैं और जो हिंदू बहुल्य इलाके हैं वो किस में, तो वो भारत में रहते हैं। तो ये मुस्लिम बहुल्य इलाके ये वाले दो हो जाएंगे, ये पाकिस्तान में चले जाते हैं, ये पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान, जो यहाँ पर हिंदू रह रहे होंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पर हिंदू रह रहे होंगे तो वो यहाँ से कहाँ विस्थापित हो जाएंगे, वो भारत में विस्थापित हो जाएंगे और यहाँ पर भी जो हिंदू रह रहे होंगे वो भारत में विस्थापित हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो भारत में जो मुसलमान रह रहे होंगे और जो भारत छोड़कर पाकिस्तान में जाना चाह रहे होंगे तो वो पाकिस्तान जा सकते थे। तो आज़ादी के बाद या हम ये कह सकते हैं कि विश्व का जो सबसे बड़ा विस्थापन है वो 1947 का है, जब भारत और पाकिस्तान क्या होता है, आज़ाद होता है और आज़ादी के बाद विभाजन होता है। ठीक है, लगभग 80 लाख लोग क्या हो गए, बेघर हो गए, जिन्हें या तो पाकिस्तान से भारत विस्थापित होना पड़ा या भारत से पाकिस्तान विस्थापित होना पड़ा। और विस्थापन के कारण बहुत बड़ी मात्रा में सांप्रदायिक दंगे भी हुए और सांप्रदायिक दंगों के साथ साथ या विस्थापन के कारण लगभग 5 से 10 लाख लोग मारे गए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब हमने क्या समझ लिया, अब हमने विस्थापन भी समझ लिया, अब हम पुनर्वास समझेंगे। पुनर्वास का मतलब क्या होता है कि जब जो लोग पाकिस्तान से भारत में विस्थापित हुए तो अब उनको यहां पर रहने की व्यवस्था करनी है। पुनर्वास का मतलब है कि उनको फिर से बसाना है। और जो लोग भारत से पाकिस्तान में विस्थापित हुए होंगे तो उनको पाकिस्तान में फिर से बसाना है। जो पाकिस्तान से अपना घर बार छोड़ के भारत में आए तो उन्हें अब यहां पर क्या करना होगा, दोबारा से उसी प्रकार से बसाना है जिस प्रकार से वो पाकिस्तान में थे। वो अपने साथ वहां से कुछ भी नहीं ला पाए, या जो भारत को छोड़कर पाकिस्तान गए वो भी अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पुनर्वास हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जब भारत क्या होता है, आज़ाद होता है, तो आज़ादी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि 14 और 15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत पाकिस्तान अस्तित्व में आए। ठीक है, और आगे है ऐसा विभाजन के कारण हुआ। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। ठीक है, तो यहाँ इसके बारे में हम आगे और डिटेल में समझने वाले हैं, विस्थापन के बारे में और पुनर्वास के बारे में। ठीक है, विभाजन तो हमने समझ ही लिया, विभाजन से आप ये वाली हेडिंग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और बाकी आप इन चीज़ों को भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जो हमारे द्वारा बताई गई चीज़ें हैं वो इसमें सारी की सारी आ जा रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम बात करने वाले हैं विभाजन के प्रक्रिया की, कि विभाजन की जो प्रक्रिया थी वो क्या थी। फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान के नाम से 2 देशों के बीच बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के साथ ये भी फैसला हुआ कि अभी तक हम जिसे इंडिया के नाम से जान रहे थे वो अब भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया जाएगा। ठीक है, विभाजन दर्दनाक तो था, विभाजन क्या था, दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी क्या था, कठिन था। ठीक है, और आगे है जो विभाजन हुआ तो पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन का आधार था वो क्या था। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन का जो आधार है वो क्या था। तो भारत और पाकिस्तान विभाजन का जो आधार था वो क्या था, धर्म था। ठीक है, जो धार्मिक बहुसंख्यक को विभाजन का क्या माना गया, आधार माना गया। यानी जो मुस्लिम बहुल्य इलाके थे वो पाकिस्तान में चले गए, या वो हिस्से किसमें, पाकिस्तान में बांट दिए गए, और जो
हिंदू बहुल्य इलाके थे वो भारत में ही रहे। ठीक है, और दो ही ऐसे इलाके थे जो मुस्लिम बहुल्य इलाके थे, उसे एक पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया और एक पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि उन दोनों को क्या कर सकें, एक साथ जोड़ सकें। बीच में भारत के मुख्य भूमि का बड़ा हिस्सा है, इसलिए दो पाकिस्तान के रूप में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं, या हम कह सकते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में भारत के क्या पाकिस्तान के क्या हो जाते हैं, दो टुकड़े होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और आगे हम ये भी समझने वाले हैं कि जो पूर्वी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान कब से एक बांग्लादेश के रूप में जाने लगा। ठीक है, तो जब 1971 का युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान का, तो जो पूर्वी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान को हम क्या करते हैं, आज़ाद कराते हैं। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान को हम क्या कराते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान से आज़ाद कराते हैं, और वो एक नए राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। या हम कह सकते हैं कि जो बांग्लादेश का निर्माण कह सकते हैं वो कब होता है, 1971 से होता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के बाद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब अगर हम बात करें कि जो मुस्लिम बहुल्य इलाके थे वो कौन कौन से थे, तो वो पश्चिम तथा और दूसरा पूरब, मतलब पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में क्या हो गए, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और आगे आप इसमें और अच्छे से क्या कर सकते हैं, यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। अब यहाँ से पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, ठीक है, ये पश्चिम उत्तर जो सीमांत है, ठीक है, के निर्वाध नेता थे। ये क्या करते हैं कि जो पश्चिमी जो पाकिस्तान है वो ये क्या करते हैं, भारत और पाकिस्तान के विभाजन का क्या करते हैं, विरोध करते हैं कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं होना चाहिए। लेकिन इनकी जो बात है या इनकी जो मांग है ये सुनी नहीं गई। ठीक है, या इनकी मांग को अनसुना कर दिया गया। अब यहाँ से आपको पेपर में प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। यहाँ से पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। और ये क्या करते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन है, विभाजन का विरोध करते हैं, लेकिन इनकी जो मांग है या इनकी जो बात है उसे अनसुना कर दिया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगर आप इतनी चीज़ें भी क्या करते हैं, नोट करते हैं, जितनी मेरे द्वारा बताई जा रही है, तो वो भी परीक्षा में आपके लिए अच्छे नंबरों के लिए क्या है, काफ़ी है। या इस आधार पर भी आप क्या कर सकते हैं, परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अब हम विभाजन के परिणाम को समझने वाले हैं कि विभाजन के क्या परिणाम सामने आए। ठीक है, तो जब भारत और पाकिस्तान का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, तो बहुत सारे लोग क्या हो गए, अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। मान लो कि जो पाकिस्तान वाले इलाके में जो हिंदू हैं वो अपने घरों को छोड़ने के लिए क्या हो गए, मजबूर हो गए। क्यों मजबूर हो गए, मान लो कि अगर वो वहीं रहते तो उनके साथ क्या हो रहा था, वहां पर अत्याचार हो रहा था, या उन्हें वहां पर क्या किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था या मारा जा रहा था। ठीक है, इसलिए वो क्या होते हैं, पाकिस्तान से भारत आ जाते हैं। और इसी प्रकार से भारत में भी जो मुस्लिम हिंदू बहुल्य इलाके हैं और वहाँ पर जो अल्पसंख्यक के रूप में जो मुसलमान रहते थे, तो उन्हें भी यहाँ पर क्या किया जा रहा था, पहले सांप्रदायिक दंगों के कारण उन्हें भी परेशान किया जा रहा था या मारा जा रहा था। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा कि बहुत बड़ी आबादी क्या हो गई, अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गई। और आगे हैं, और साथ में जो ये स्थानांतरण हुआ, ये स्थानांतरण कैसा था, ये आकस्मिक था या अनियोजित था। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ये स्थानांतरण है ये आकस्मिक या अनियोजित का मतलब है कि अचानक से क्या करना पड़ा, लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े, या इसके लिए वो पहले से क्या नहीं थे, तैयार नहीं थे।
और जब हम किसी काम को करने के लिए पहले तैयार नहीं होते हैं, या आकस्मिक जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अचानक बाढ़ आ जाती है, तो उसमें सिर्फ हम अपने जान बचाने के लिए भागते हैं। तो इसी प्रकार से जो ये स्थानांतरण है ये आकस्मिक था, तो सांप्रदायिक दंगों के कारण ये भी अपने जान बचाने के लिए भाग रहे हैं कि किसी प्रकार से हम भारत में पहुंच जाएं। ठीक है, और अनियोजित था और त्रासदी भरा था। ठीक है, और मानव इतिहास के अब तक के ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से यह एक था। धर्म के नाम पर समुदाय, मतलब धर्म के नाम पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, और फिर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करना पड़ता है, विस्थापित होना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, विभाजन के परिणाम है। तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के परिणामों को विस्तार से बताइए या बताइए। तो आप लिखेंगे कि सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने के लिए क्या हो गई, मजबूर हो गई। क्यों मजबूर हो गई? क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो विभाजन के बाद जो मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं वहाँ पर हिंदुओं का रहना क्या था, मुश्किल था। और जो भारत में हिंदू बहुल्य इलाके हैं वहाँ पर उस समय मुस्लिमों का रहना मुश्किल था, या उन्हें भी यहाँ पर क्या किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे आप इसके बाद ये लिख सकते हैं कि जो ये आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक और अनियोजित और त्रासदी भरा था, और मानव इतिहास का क्या है, अब तक का ये ज्ञात में से सबसे बड़ा क्या है, स्थानांतरणों में से एक था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप ये चित्र अच्छे से देख पा रहे होंगे तो ये एक ट्रेन का चित्र है, और ट्रेन में आप देख सकते हैं कि ट्रेनों के छतों पर लोग किस प्रकार से भर भर के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगर हम बात करें कि जब भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ, विभाजन हुआ, और विभाजन के बाद कौन कौन से ऐसे शहर थे या कौन कौन से ऐसे जगह थे जहां पर ज़्यादा बड़ी मात्रा में सांप्रदायिक दंगे हुए, तो उनमें से कौन कौन से हो जाएंगे, तो लाहौर हो जाएगा। ठीक है, और अमृतसर हो जाएगा, कलकत्ता हो जाएगा। ये शहर क्या बन गए थे, सांप्रदायिक अखाड़े बन गए थे, या सांप्रदायिक अखाड़ों में क्या हो गए थे, ये शहर तब्दील हो गए थे, जहाँ पर हिंदू और सिख बहुल्य इलाके हैं वहाँ पर मुस्लिमों का जाना आना मुश्किल हो गया था, और जहाँ पर मुस्लिम बहुल्य संख्यक है वहाँ पर हिंदुओं का आना जाना क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और विस्थापन के कारण क्या करना पड़ा, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, या अपने घरों को छोड़ने के लिए क्या हो गए, मजबूर हो गए। ठीक है, आगे है, इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, जूम कर लेंगे, ताकि आप इसे अच्छे से देख पाओ, ताकि आप फ़ोन के कम क्वालिटी पर भी क्या करो, इन क्लासों को अच्छे से देख पाओ। आगे है कि परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ, मतलब बंटवारा सिर्फ और सिर्फ किसका, भारत और पाकिस्तान के सीमाओं का ही नहीं हुआ, बल्कि जैसे अगर हम बात करें कि जो कल तक पड़ोसी हुआ करते थे वो भी एक दूसरे के लिए क्या बन गए, अब दुश्मन बन गए, या उनके बीच भी अब अलगाव जैसी भावना आने लग गई। मतलब जैसे मान लो कि कोई हिंदू बहुल्य इलाका है और वहाँ पर कोई मुसलमान रह रहा है, तो कल तक तो वो क्या थे, आज़ादी से पहले तक तो वो क्या थे, एक पड़ोसी थे। लेकिन अब आज़ादी के बाद जब भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है वो धर्म के आधार पर हो जाएगा, अब वो क्या है, अब उन्हें दुश्मन के नज़रिए से देखने लग जाएंगे। या इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मुस्लिम बहुल्य इलाके थे और वहाँ पर भी जो हिंदू थे उनके साथ इसी प्रकार का सांप्रदायिक दंगा, या हम कह सकते हैं कि उन्हें वहाँ पर क्या किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, या उन्हें मारकर भगाया जा रहा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे है
ये आप समझ सकते हैं कि हिंसक के और अलगाव के क्या हो गए, शिकार हो गए। ठीक, और आगे है कि जो विभाजन हुआ, विभाजन वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, या टाइपराइटर हो गया, या पुलिस हो गया, या वाद्य यंत्र हो गया, इन सब का भी क्या हुआ, विभाजन हुआ। या हम कह सकते हैं कि जो रेलवे जो कर्मचारी है उन सब का भी क्या हुआ, विभाजन हुआ। ठीक है, तो ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम विभाजन के परिणाम पढ़ रहे हैं कि विभाजन के कारण क्या हुए, सारी चीजें क्या हो गई, बट गई। ठीक है, और आगे है कि जो विभाजन के आगे परिणाम हैं वो ये महत्वपूर्ण है। 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, यानी हम कह सकते हैं कि विभाजन के कारण 80 लाख लोग बेघर हो गए। ठीक है, सीमा पार जाना पड़ा, या हम कह सकते हैं कि 80 लाख लोगों को क्या करना पड़ा, अपने घर बार छोड़ने पड़े और सीमा पार जाना पड़ा। कुछ लोगों को पाकिस्तान से भारत आना पड़ा और कुछ को भारत से पाकिस्तान में जाना पड़ा। ठीक है, और आगे है विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोग अपनी जान गंवाई। मतलब विभाजन के कारण 5 से 10 लाख लोगों ने क्या कर दी, अपनी जान गंवा दी। इतनी बड़ी संख्या में लोग हिंसा के कारण या विस्थापन के कारण क्या हो गए, जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब बताया जा रहा है कि 1951 में जब भारत और पाकिस्तान का क्या होता है, विभाजन होता है, तो विभाजन के समय जो मुसलमानों की जो आबादी थी वो कितनी थी, वो 10 से 12% थी या प्रतिशत थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ से भी पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के समय मुसलमानों की आबादी कितने परसेंट थी, तो 10 से 12% थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम समझने वाले हैं कि आगे आपको किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे ये महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी की शहादत कब हुई, तो यहाँ से भी पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है। और जब भारत क्या होता है, आज़ाद होता है, तो गांधी जी आज़ादी का जो जश्न है, आज़ादी का जश्न नहीं मनाते हैं। और गांधी जी जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में जहाँ सांप्रदायिक दंगों का जो अखाड़ा बन गया था, गांधी जी क्या करते हैं, वहाँ पर जाते हैं उन दंगों को शांत कराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो गांधी जी की शहादत है वो कब हुई और उन्हें किसके द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या की गई। तो यहाँ से पेपर में आपको क्या पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो गांधी जी की जो हत्या है वो कब की गई और किसके द्वारा की गई, तो अब हम ये समझने वाले हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, थोड़ा सा इसको क्लियर होने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। ठीक है, तो 30 जनवरी 1948 के दिन गांधी जी को नाथूराम गॉडसे के द्वारा क्या मारी गई, 3 गोलियां मारी गई और उन्हें उनका क्या हो गया, देवासन हो गया, या वो उनकी मृत्यु हो गई। किसके द्वारा की गई, तो जो नाथूराम गॉडसे है, नाथूराम गॉडसे के द्वारा गांधी जी पर 3 गोलियां चलाई जाती है और गांधी जी का क्या हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि गांधी जी का स्वर्गवास कब होता है। ठीक है, तो कब होता है, 30 जनवरी 1948 को। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगर हम बात करें कि किसके द्वारा की गई, गांधी जी की हत्या किसके द्वारा की गई, नाथूराम विनायक गॉडसे के द्वारा की गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम समझने वाले हैं कि आगे आपको पेपर में किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, और मेरे प्यारे बच्चों, हमारे द्वारा आपके लिए बहुत मेहनत कराई जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गर्मी भी बहुत है और फिर भी आपके लिए क्लासें चलाई जा रही है। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए चलाई जा रही है ताकि आप अच्छे से मेहनत करें और आप बोर्ड की परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। ठीक है, और ये जो क्लासें चलाई जा रही है मेरे द्वारा, ये सिर्फ
आपकी रिक्वेस्ट पर ही चलाई जा रही है कि सर, आपने बहुत बार रिक्वेस्ट की कि सर हमें 12th की जो पॉलिटिकल साइंस है वो पढ़ा दूँ, खासकर उन बच्चों के द्वारा जिस स्कूल में मैंने पिछले 2 साल पढ़ाया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी क्या करनी है, हमारे साथ उतनी ही मेहनत करनी है जितनी हमारे द्वारा आपके लिए की जा रही है। ठीक है, और अगर आप भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बोर्ड में आपके क्या आ सकते हैं, अच्छे नंबर आ सकते हैं। अब हम समझने वाले हैं रजवाड़ों का विलय, और यहाँ से भी पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि रजवाड़ों का विलय से क्या आशय है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे रजवाड़े थे या कौन कौन से ऐसे प्रांत थे जो भारत में विलय को लेकर क्या करते हैं, इनकार करते हैं, या जो भारत में विलय नहीं होना चाहते थे। ठीक है, रजवाड़ों के विलय का मतलब हो जाएगा कि जब भारत आज़ाद होता है तो आज़ादी के समय कितने 565 रियासतें थी या 565 रजवाड़े थे। ठीक है, और जब भारत क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है, तो आज़ादी के बाद हमारे सामने क्या है, एक ये भी चुनौती थी कि उन रजवाड़ों को या उन प्रांतों को किस प्रकार से भारत में मिलाया जाए। इसके लिए जो चुनौती ये आई कि जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय माउंटबेटन योजना के तहत उस योजना में ये बताया गया था कि जो प्रांत या जो देसी रियासतें भारत या पाकिस्तान में मिलना चाहेगी वो भारत या पाकिस्तान में मिल सकती है, और जो रियासतें स्वतंत्र या स्वायत्त रहना चाहेगी वो स्वतंत्र या स्वायत्त रह सकती है। ठीक है, तो बहुत सारी रियासतें तो भारत में विलय हो गई, लेकिन 3 या 4 रियासतें ऐसी थी जो भारत में विलय को लेकर क्या कर रही थी, आनाकानी कर रही थी, या जो भारत में विलय नहीं होना चाह रही थी। और इन रियासतों को जो भारत में विलय का काम करते हैं या इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल निभाते हैं। वो सारी के सारी रियासतों को क्या करते हैं, बड़े आसान तरीके से भारत में विलय करवा देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे ही समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया 2 हिस्सों में था कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ादी से पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया है वो 2 हिस्सों में था। एक हिस्सा ऐसा था जो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत थे, जहां पर अंग्रेज क्या कर रहे थे, सीधे तौर पर शासन कर रहे थे। ठीक है, और दूसरा हिस्सा ऐसा था जो देसी रजवाड़े वाले था, जो अंग्रेजों के अधीन तो था, लेकिन वहां पर जो शासन किया जा रहा था वो राजाओं के द्वारा ही किया जा रहा था। उन राजाओं के द्वारा अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार किया गया था, बस उन्हें अंग्रेजों के द्वारा शासन करने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, और आगे की ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। ठीक है, और आगे है कि दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे जिन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। ठीक है, तो जो रजवाड़े हैं, रजवाड़ों पर किसका शासन था, राजाओं का शासन था। और इन रजवाड़ों को अब भारत में जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो आज़ादी के बाद इनको क्या करना है, भारत में शामिल करना है। और इनको भारत में शामिल करना कोई आसान काम नहीं था। क्यों? क्योंकि इन राजाओं के पास क्या थी, शक्ति थी, या ये अपने राज्य के क्या है, राजा हैं, या अपने प्रांत के राजा हैं। तो जब इन्हें भारत में शामिल किया जाएगा तो इनके पास जो शक्तियां हैं वो शक्तियां किसके पास चले जाएंगी, भारत सरकार के पास चले जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए कोई भी प्रांत या कोई भी रजवाड़ा भारत में जल्दी से या आसान तरीके से शामिल नहीं होगा। लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उन्होंने इसके लिए बहुत अच्छे से काम किया, और ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हम क्या कर सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा जो रजवाड़े हैं वो भारत में क्या हो गए थे, विलय हो गए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर।
अब हम समझने वाले हैं कि रजवाड़ों के विलय को लेकर क्या समस्या आ रही थी। तो समस्या यही है कि ये मैंने आपको बता दिया कि जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के साथ साथ जो माउंटबेटन योजना है, माउंटबेटन योजना में ये बताया गया था कि जो रियासतें या जो रजवाड़े भारत या पाकिस्तान में शामिल होना चाहेंगे वो हो सकते हैं, और जो स्वतंत्र रहना चाहेंगे वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो यही चीज़ क्या आ रही थी, इसमें समस्या आ रही थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगर हम बात करें कि कितने रजवाड़े थे, तो 565 रजवाड़े थे। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि 565 रियासत थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और ये चीज़ हमने समझ ली। तो अगर हमें अखंड भारत बनाना है तो अखंड भारत के अस्तित्व के लिए जो ये रजवाड़े हैं या जो रजवाड़े भारत में शामिल नहीं होंगे, तो अखंड भारत के अस्तित्व में ये क्या करेंगे, खतरा मंडराएंगे या खतरा बन सकते हैं। तो इसे किस प्रकार से भारत में मिलाया गया, ये भी हम आगे जानने वाले हैं कि कौन कौन सी रियासतें या कौन कौन से रजवाड़े ऐसे थे जो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। ठीक है, इन्हें भी हम समझने वाले हैं। और यहाँ से पेपर में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि किस रियासत को या किस रजवाड़े को किस आधार पर भारत में शामिल किया गया। तो ये जो हम मैप देख रहे हैं, ये मैप अगर हम बात करें तो ये विभाजन से पहले और विभाजन के बाद का है। तो विभाजन से पहले का मतलब हो जाएगा कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तो उस समय हम देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान है ये भी भारत का हिस्सा था, या हम कह सकते हैं कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था, या हम देख सकते हैं कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। और साथ में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो ब्रिटिश भारत, यानी जहां पर ब्रिटिश प्रांत कह सकते हैं कि जहां पर अंग्रेज सीधे तरीके से शासन कर रहे थे, वो यहां पर नीला नीला दिखाया गया है। और जहां पर रियासतें थी या रजवाड़े थे, उसे कैसे दिखाया गया है, उसे ऑरेंज दिखाया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की। और साथ में स्वतंत्र भारत की बाहरी सीमा, कि जब भारत आज़ाद हो जाता है तो आज़ादी के बाद भारत का क्षेत्र कौन कौन सा होगा, तो जो ये इस प्रकार से सीमा दिखाई गई है, तो ये क्या हो जाएगी, अब स्वतंत्र भारत की हो जाएगी। और इसके इधर कौन सा हो जाएगा, ये पाकिस्तान हो जाएगा, और इसके इधर चीन पहले ही अलग था, और ये यहाँ पर बांग्लादेश देख सकते हैं। ठीक है, ये वाली सीमा किसकी हो जाएगी, बांग्लादेश की हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब अगर हम बात करें कि जो हैदराबाद है, हैदराबाद जो रियासत है, इसे किस प्रकार से भारत में मिलाया गया, तो यहां से भी पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया। तो जो हैदराबाद का निजाम है, हैदराबाद का निजाम हैदराबाद को भारत में विलय से क्या करते हैं, इनकार करते हैं। ठीक है, एक तो हैदराबाद के जो निजाम है ये बहुत क्या थे, अमीर थे, संपन्न थे। ठीक है, तो ये हैदराबाद को भारत में विलय करने से क्या करते हैं, मना करते हैं। अगर हम बात करें कि फिर हैदराबाद को किस प्रकार से भारत में मिलाया गया, तो हैदराबाद की जो जनता है वो भी मुस्लिम बहुल्य थी, इसलिए हैदराबाद को पुलिस प्रशासन के द्वारा या पुलिस बल के द्वारा क्या मिलाया गया, भारत में मिलाया गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि हैदराबाद का जो विलय है भारत में, वो किस प्रकार से किया गया, वो पुलिस बल के द्वारा किया गया। हैदराबाद का भारत में विलय किस प्रकार से किया गया, तो पुलिस बल के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब अगर हम बात करें कि सरकार का इन रियासतों के प्रति क्या नजरिया है, कि जो रियासतें भारत में शामिल नहीं होना चाह रही है। ठीक है, अब हम इसे समझने वाले हैं। तो इसमें भी बताया गया है कि रजवाड़ों के शासकों का मानने समझने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। मतलब जो रजवाड़े हैं, रजवाड़ों को मनाने या समझाने में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम कह सकते हैं उन्होंने लगभग सब रजवाड़ों को भारत में क्या कर दिया, विलय करा दिया, सिर्फ एक जम्मू कश्मीर को छोड़कर। और जम्मू कश्मीर भी बाद में क्या हो जाता है, भारत में विलय हो जाता है। कब, आजादी के बाद। लेकिन बाकी जो रजवाड़े हैं, बाकी रजवाड़ों का
सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं, आज़ादी से पहले ही क्या करवा देते हैं, भारत में विलय करवा देते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे यहाँ पर यही बताया गया कि शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी, वो 15 अगस्त 1947 से पहले पहले क्या हो गए, भारतीय संघ में शामिल हो गए। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि जिन रजवाड़ों की सीमाएं भारत से लग रही है वो 15 अगस्त 1947 से पहले पहले क्या हो गए थे, भारत में शामिल हो गए थे, एक जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, अब हम समझने वाले हैं कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को किस आधार पर भारत में विलय कराया गया, और साथ में जो बाकी एक कौन सी रियासत है उसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो वो रियासत कौन सी हो जाएगी, नहीं, पहले हम समझने वाले हैं कि जो रजवाड़े हैं, रजवाड़ों को जो भारत में विलय कराया गया वो किस आधार पर किया गया है, या उनके द्वारा जो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो बहुत बार पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि जो भारतीय संघ में जो रजवाड़े क्या करते हैं, विलय कराते हैं या विलय करते हैं, उनका जो सहमति पत्र है, ठीक है, जो रजवाड़े भारत में शामिल हो जाते हैं उनका जो सहमति पत्र पर, जिस सहमति पत्र पर वो हस्ताक्षर करते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, उस सहमति पत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। तो यहां से भी पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि रजवाड़ों का भारत में विलय या जिस पर वो हस्ताक्षर करते हैं या सहमति पत्र को किस नाम से जानते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। और बहुत बार पेपर में ये भी प्रश्न पूछा गया है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन किसे कहा जाता है। तो जो रजवाड़े हैं और रजवाड़ों के द्वारा जब भारत में विलय कराया जाता है और उनके द्वारा विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर किए जाते हैं उस विलय पत्र को ही किस नाम से जाना जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हें हमारे द्वारा क्या किया गया है, क्या कह सकते हैं, अंडरलाइन किया गया है या उन्हें हाईलाइट किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे की ओर। अब हम समझने वाले हैं कि जो जूनागढ़ है या हैदराबाद है या जो जम्मू कश्मीर है या जो मणिपुर है, ये 4 रियासतें ऐसी थी जो भारत में विलय को लेकर क्या नहीं थी, राजी नहीं थी। तो यहीं से ही पेपर में अलग अलग तरीके से आपको 1 या 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हैदराबाद, जूनागढ़ को किस आधार पर भारत में विलय कराया गया। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह, ठीक है, आप इसे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। हैदराबाद, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया। जनमत संग्रह का मतलब क्या हो जाएगा कि जो जूनागढ़ है, और जूनागढ़ कहाँ पड़ता है, तो ये गुजरात में पड़ता है। जूनागढ़ की जो जनसंख्या, राजा कौन है, मुस्लिम है, और अगर हम बात करें कि जो जनता है वो हिंदू है। तो जूनागढ़ का राजा चाहता था कि मैं इसे पाकिस्तान में मिलाऊं, लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद राजा के सामने क्या रखते हैं, भारत में विलय को लेकर बात रखते हैं। जब राजा के द्वारा मना की जाती है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा जाता है कि भाई हम जनता से पूछेंगे कि जनता क्या चाहती है, और इसके लिए जनमत संग्रह कराया गया। लोगों से वोटिंग कराई गई और वोटिंग में ज़्यादा लोग भारत में रहने के पक्षधर थे। तो अगर हम बात करें कि जूनागढ़ को किस आधार पर भारत में संग्रह कराया गया, तो जनमत संग्रह के आधार पर। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद को हमने समझा था पुलिस बल के आधार पर। इसी प्रकार से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर पर एक पूरी कहानी हम अगले क्लास में करेंगे। ये क्लास थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। जब कभी जम्मू कश्मीर को लेकर जिक्र आएगा तो उसमें हम समझेंगे कि जम्मू कश्मीर को किस प्रकार से भारत में विलय कराया गया। तो अभी हम शॉर्ट में समझते हैं कि विलय पत्र के आधार पर जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कराया गया। और इसी प्रकार से अगर हम मणिपुर की बात करें, तो मणिपुर को भी विलय पत्र के आधार पर ही इसका भी भारत में विलय कराया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और ये जो
4 रियासतें हैं। इन 4 रियासतों से बहुत बार एक एक नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि हैदराबाद को किस आधार पर भारत में मिलाया गया, जूनागढ़ को किस आधार पर मिलाया गया, और जम्मू कश्मीर को किस आधार पर मिलाया गया, या मणिपुर को किस आधार पर भारत में मिलाया गया। अब यहाँ पर हैदराबाद की बात आ गई और हैदराबाद के बारे में हमने डिटेल में क्या कर लिया है, चर्चा कर ही लिया, या मैंने आपको कहानी के माध्यम से बता ही दिया है, ठीक है। और हैदराबाद का जो राजा था वो क्या कह सकते हैं हम, क्रूर कह सकते हैं, या उनके जो कारनामे हैं वो अच्छे नहीं थे, ठीक है। इसके बारे में आप डिटेल से समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको इसके बारे में डिटेल में समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इतना ध्यान रखें, यहाँ से सिर्फ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो हैदराबाद है, हैदराबाद का जो विलय है वो भारत में किस आधार पर किया गया, तो किस आधार पर किया गया, पुलिस बल के द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब अगर हम बात करें किसकी, मणिपुर की, तो मणिपुर से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। मणिपुर परीक्षा की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। आइए इसे थोड़ा सा क्या कर लेंगे, हम अच्छे से समझ लेंगे, ठीक। मणिपुर, तो जो मणिपुर है, मणिपुर का भी जो विलय है वो भारत में विलय है वो सहमति पत्र के आधार पर किया गया, ठीक है। तो आगे यहां से अब किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क जो मताधिकार है वो किस राज्य में हुए, तो वो किस राज्य में हुए, तो वो मणिपुर में होते हैं। और कब होते हैं, 1948 में। 1948 में मणिपुर में क्या होते हैं, चुनाव कराए जाते हैं। और अगर हम बात करें कि पूरे भारत में या भारत में पहली बार चुनाव कब होते हैं, मतलब जो आम चुनाव है भारत में पहले आम चुनाव कब होते हैं, 1951-52 में होते हैं। और मणिपुर में कब होते हैं, ये आज़ादी से 2 साल पहले ही यहाँ पर क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और यहाँ से आपको पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस राज्य में सबसे पहले जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है वो उसके आधार पर क्या चुनी गई, सरकार चुनी गई, या किस राज्य में सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और यहाँ से प्रश्न आपको 3 अलग अलग प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अब हम इस कार्टून के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या करते हैं, राजा महाराजाओं के पास जाते हैं, तो वो उनसे बड़ी विनम्रता से क्या करते हैं, बात करते हैं, और उनकी अपनी बात को मनाने के लिए राजा लोगों को क्या करते हैं, विवश कर देते हैं। इतने प्यार से बताया जाता है, जैसे मान लो कि अभी इस चित्र में बताया गया है कि राजा के पास गए हैं और राजा को देखिए आप किस प्रकार से लोगों के ऊपर बैठे हैं या लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, और फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कहते हैं कि अरे राजा जी आपको उठने की जरूरत नहीं है, या महाराज आपको उठने की जरूरत नहीं है, बस मैं तो कुछ चीज़ों को लेने आया हूँ और वही चीज़ें आप क्या कर दीजिए, मुझे सौंप दीजिए। अब इनसे क्या मांगा गया, तो इनसे विदेशी मामले मांगे गए कि भाई विदेश या दूसरे देशों के साथ जो आपके संबंध है उसके बारे में जो नियम कानून बनाएंगे वो हम बनाएंगे या भारत सरकार बनाएगी, और साथ में प्रतिरक्षा कि जो फोर्स है, फोर्स आपकी नहीं होगी या सेना आपकी नहीं होगी, वो हमारी होगी, यानी पुलिस होगी, ठीक है। और साथ में जो संचार की भी जो व्यवस्था है वो भी हमारे द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से क्या किया गया, राजाओं को क्या किया गया, राजाओं का या रजवाड़ों का भारत में विलय कराया गया, ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इस कार्टून में बड़े प्यार से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या करते हैं, रजवाड़ों के जो राजा हैं उन्हें भारत में विलय करने के लिए राजी करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ये क्लास हो सकता है थोड़ा लंबी हो जाए लेकिन क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ से पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और लगभग हम कह सकते हैं कि हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। आइए समझते हैं राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन का मतलब क्या है, ये भी समझने वाले हैं। आइए थोड़ा सा पहले इसके बारे में हम जानते हैं कि बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। तो बताया जा रहा है कि बंटवारे और साथ में जो देशी रियासतों का भारत में क्या कर लिया, विलय कर दिया।
मात्र इतने से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हो जाता है कि हमने क्या कर लिया, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर लिया और साथ में जो देसी रियासत थी उनका भारत में विलय कर दिया। मात्र इतने से राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं होती है। आगे के भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती क्या है, अभी सामने थी कि अब जो रजवाड़े हैं, रजवाड़ों को तो हमने भारत में शामिल कर लिया, लेकिन रजवाड़ों के अलावा जो भारतीय प्रांत है या जो भारत में पहले से ही क्या है शामिल है, अब उनकी सीमाओं को लेकर चुनौती है। अब आज़ादी के बाद जो राज्य है, राज्य भाषा के आधार पर या संस्कृति के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर या भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर क्या करने लगेंगे, नए राज्यों की मांग करने लगेंगे। ठीक है, यहां से पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है तो हम इसे भी अच्छे से समझने वाले हैं। तो इसमें थोड़ा सा बताया गया है कि जो औपनिवेशिक शासन के समय, यानी जब हमारे देश में अंग्रेजों के द्वारा शासन किया जा रहा था, तो उन्होंने जो सीमाएं हैं वो सीमाएं उन्होंने अपने प्रशासन के सुविधा के अनुसार बांटी थी कि जहां से उन्हें शासन करना क्या हो रहा था, आसान हो रहा था, उसमें उन्होंने क्या कर दिए, प्रांत को बांट दिए या राज्यों को बांट दिए। राज्य तो हम अब कहते हैं, उस समय प्रांत कहा जाता था। ठीक है, उस समय उन्होंने अपने सुविधा के अनुसार क्या कर दिए, बांट दिए। लेकिन अब जब भारत आज़ाद हो जाएगा, भारत आज़ाद होने के बाद अब भाषा के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर या संस्कृति के आधार पर या भौगोलिक दृष्टि के आधार पर क्या करने लगेंगे, नए राज्यों की मांग करने लगेंगे। अब जो राष्ट्र निर्माण की जो चुनौती है वो अभी भी क्या नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है, जब तक इन चुनौतियों का सामना ना पूरा किया जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब अगर हम बात करें कि यहाँ से आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो अब हम यही जानने वाले हैं कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, यहाँ से आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन के लिए सबसे पहले जो आंदोलन किए जाते हैं वो कहाँ किए जाते हैं, तो वो आंध्र प्रदेश में किए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगर हम बात करें कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश को मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नए राज्य यानी आंध्र प्रदेश बनाए जाएं। मतलब जो मद्रास है, मद्रास से आंध्र प्रदेश को क्या करना है, अलग करना है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि मद्रास किससे अलग हुआ उस समय के समय, तो मद्रास से। ठीक है, मतलब आंध्र प्रदेश मद्रास से अलग हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे है कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार हाँ या ना की दुविधा में थी कि किसे, जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर नए राज्य का दर्जा दिया जाए या ना दिया जाए। और जब सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी, तो फिर क्या होता है, उसकी इस मनोदशा से आंदोलन क्या कर लेता है, जोर पकड़ लेता है कि जब केंद्र सरकार ना तो हाँ का जवाब दे पा रही है ना का जवाब दे पा रही है कि राज्य भाषा के आधार पर नए राज्य बनाए जाएं या ना बनाए जाएं। ठीक है, इसको लेकर फिर क्या होने लगे, आंदोलन बढ़ने लगे या आंदोलन भड़कने लगे। ठीक है, इसको लेकर जो पटौदी श्री रामलू है, ठीक है, यहां से भी पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, पटौदी श्री रामलू क्या करते हैं, अनिश्चितकालीन, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाते हैं या अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन 56 दिन के भूख हड़ताल पर बैठे और 56वें दिन उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। या प्रश्न पूछा जाता है कि जो पटौदी श्री रामलू है वो कितने दिन के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे, तो 56 दिन के भूख हड़ताल पर बैठते हैं और इसके बाद क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आते हैं और आंदोलन भड़क जाते हैं। ठीक है, और बहुत बड़ी संख्या में लोग क्या आते हैं, सड़कों पर आते हैं और बड़ी मात्रा में क्या होता है, फिर सड़कों पर निकल आए और पुलिस फायरिंग हुई और पुलिस फायरिंग के कारण क्या हुए, बहुत सारे लोग घायल हो गए और मारे गए। इस बात को देखते हुए उस समय
के जो प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1952 में क्या कर दिया गया? 1952 मतलब दिसंबर 1952 में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की क्या की गई? घोषणा की गई। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश कब एक भाषा के आधार पर नया राज्य बना, या इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन बना? तो आंध्र प्रदेश बना। कब बना? 1952 में बना। अब जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश क्या बन जाता है? एक नया राज्य बनता है, तो उसके बाद अब जो दूसरे राज्य हैं, दूसरे राज्य भी क्या करने लगेंगे? नए राज्य के निर्माण को लेकर मांग करने लगेंगे कि आंध्र प्रदेश की जो मांग है वो मान दी गई, तो हो सकता है कि हमारी मांगे भी मान दी जाए। ठीक है, इसको लेकर अब क्या होने लगते हैं? फिर से आंदोलन होने लगते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया कि राज्यों के पुनर्गठन के बाद भारत के प्रशासनिक मानचित्र ये 1961 का बताया गया है। और 1961 से पहले हम देख सकते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश हो गया तो उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, पंजाब हो गया तो पंजाब, हरियाणा भी पंजाब का हिस्सा था, और जो हिमाचल प्रदेश है वो भी किसका? पंजाब का हिस्सा था। ठीक है, इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो झारखंड है, झारखंड बिहार का हिस्सा था। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ किसका? मध्य प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की। अब यहाँ पर बताया गया है कि आज़ादी से पहले या 1961 से पहले स्वतंत्र राज्य बनने से पहले निम्नलिखित राज्य किन मूल राज्यों के क्या थे? अंग थे। जैसे अगर हम बात करते हैं जो गुजरात है, गुजरात किस राज्य का हिस्सा था? तो ये महाराष्ट्र का था। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें हरियाणा किसका हिस्सा था? पंजाब का हिस्सा था। अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? तो ये मध्य प्रदेश का था। और अगर हम बात करें कि जो मेघालय है ये किसका हिस्सा था? तो ये असम का था। इसको हम इस प्रकार से फिर से एक बार क्या कर सकते हैं? मैप में देख सकते हैं, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। जैसे हमने असम की बात करी तो मेघालय कहाँ पर है? तो मेघालय यहाँ पर है। तो मेघालय किसका हिस्सा था? असम का हिस्सा था। इसी प्रकार से जब हमने छत्तीसगढ़ की बात करी तो छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? तो मध्य प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है, और अगला हमने किसकी बात करी? हरियाणा, तो हरियाणा किसका? पंजाब का हिस्सा था। ठीक है, चलिए, और अगले हमने बात करी किसकी? जो गुजरात है, गुजरात किसका हिस्सा था? तो ये महाराष्ट्र का था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब हम समझने वाले हैं कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया, और साथ में हम ये भी समझने वाले हैं कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसके कार्य क्या थे, और साथ में ये भी समझने वाले हैं कि उसके द्वारा अपनी जो रिपोर्ट है वो कब पेश की गई, और जब रिपोर्ट पेश की गई तो उसके आधार पर कितने नए राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य पुनर्गठन आयोग पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब होता है। तो अगर हम बात करें राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन की तो कब होता है? 1953 में होता है। ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपको 1 नंबर का भी पूछा जा सकता है और ये 5 नंबर का भी पूछा जा सकता है। अगर 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब होता है तो 1953 में होता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, इसका गठन कब किया गया और क्यों किया गया, या इसके कार्य क्या थे, या ये अपनी रिपोर्ट कब पेश करता है, इस प्रकार से बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में होता है, और फिर आगे बताएंगे कि इसके जो कार्य है वो भाषा के आधार पर नए राज्यों का सीमांकन करना, कि किसी नया राज्य बनाया जाए या किसी नया राज्य ना बनाया जाए। ठीक है, और अगर हम बात करें कि फिर ये अपनी रिपोर्ट कब पेश करता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है वो कब पास होता है, तो वो 1956 में होता है, और इस अधिनियम के आधार पर 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न पेपरों में बहुत बार पूछा गया है। आपके
12th क्लास के बोर्ड परीक्षाओं में तो पूछा ही पूछा जा सकता है, लेकिन इसके अलावा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे 12वीं के बाद, वहाँ के लिए भी जो हमने आज ये क्लास करी वहाँ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो आप नोट्स बनाएं वो नोट्स इस प्रकार से बनाएं कि वो सिर्फ कक्षा तक सीमित ना रहें, वो आपके आगे की तैयारी के लिए भी क्या आए, काम आए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और यहाँ से आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। पीडीएफ को क्लियर होने में या खुलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, हमने इतना टाइम इस क्लास को दे दिया है तो थोड़ा और टाइम देंगे। अब यहाँ से अगर हम बात करें आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम यही समझने वाले हैं कि यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। नए राज्यों का निर्माण, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य का निर्माण कब हुआ या किस राज्य का गठन कब हुआ। ठीक है, तो यहाँ से भी पेपर में कभी 1 या 2 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। यहाँ लगभग आपको 1 नंबर का ही प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात क्या बनते हैं, राज्य बनते हैं 1960 में। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें 1966 में जो पंजाब है, पंजाब से हरियाणा और हिमाचल क्या होता है, अलग होता है। या हम कह सकते हैं कि 1966 में हरियाणा और पंजाब क्या बनते हैं, नए राज्य बनते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जैसे मणिपुर हो गया या त्रिपुरा हो गया, तो ये कब अस्तित्व में आते हैं, तो ये कब अस्तित्व में आते हैं, तो ये 1962 में अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, और ये किससे अलग होते हैं, तो ये असम से अलग होते हैं। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि अगला प्रश्न यहाँ से किस प्रकार से पूछा जा सकता है, या हम अपने उत्तराखंड राज्य से इस प्रश्न को या इसे किस प्रकार से जोड़ के पढ़ सकते हैं, तो अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2000 में 3 राज्य बनते हैं। कौन कौन से 3 राज्य बनते हैं, तो छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है, अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ, तो इससे पहले हमने समझा था। और अगर हम बात करें कि उत्तराखंड किससे अलग हुआ, तो ये भी हमने समझा था। और साथ में अगर हम बात करें कि बिहार किससे अलग होता है, तो बिहार, अगर हम बात करें कि झारखंड किससे अलग होता है, तो ये बिहार से अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से 3 राज्य 2000 में बने, या कौन कौन से 3 राज्यों का गठन 2000 में हुआ, तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो भारत का सबसे नया राज्य है वो कौन सा है, तो भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है, तेलंगाना है। और तेलंगाना का जो गठन है वो कब होता है, वो 2 जून 2014 को होता है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, और आज की जो क्लास है वो हमारी क्या होती है, यहीं पर समाप्त होती है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो इसके जो प्रश्न उत्तर है उन्हें क्या करेंगे, उन्हें स्वयं से क्या करेंगे, लिखेंगे। और जो मैंने ऊपर आपको चीज़ें बताई है उसी में से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास क्या करेंगे, प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपसे स्वयं से प्रश्न नहीं बन रहे हैं, तो जो मैंने आपको समझाया है उसे 2 या 3 बार समझ सकते हैं। और उसके बाद आप कोशिश करेंगे कि आप प्रत्येक टॉपिक से खुद 5 से 10 प्रश्न खुद बनाना सीख जाएं। और जब आप खुद से प्रश्न बनाना सीख जाएंगे, तो उसके बाद आपके उस टॉपिक को लेकर जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। और उसके बाद आपको एक तो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और साथ में जब परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे, पेपर में आपको प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप उस प्रश्न का उत्तर भी क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से दे सकेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को या इस वीडियो को अपने सभी उन साथियों तक शेयर करें जो इस बार 12वीं की बोर्ड परीक्षा दे रहे होंगे या जिनके पास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।